गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के दो केस किए थे हमने ना। एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या था, लॉन्ग सोलिनॉइड का, टू लॉन्ग सोलिनॉइड हमारे पास थे। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने किया था टू सर्कुलर कॉइल का, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, और दो हमारे पास थे सोलिनॉइड के, ठीक है बेटा। वो हमने दो केस किए थे हमने। अब थर्ड जो केस है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर होगा, ध्यान देना, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। ये स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर में कोई भी करंट है, आई करंट, ये जैसा आपको मैं करवा चुका हूं वैसे तो फ्लक्स निकालने का। और इस स्ट्रेट वायर के करंट के कारण यहाँ पे कोई भी एक लूप होगा, हो सकता है वो स्क्वायर लूप हो सकता है वो रेक्टेंगुलर लूप हो, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। तो मान लेते हैं उसको एक रेक्टेंगुलर लूप मान लेते हैं। तो ये ए है, ठीक है, ये साइड भी हमारे पास, ये भी ए मान लेते हैं हम। और ये मान लेते हैं साइड इसकी बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें करंट है, इसकी जो करंट है, करंट ये चेंजिंग करंट है। इस चेंजिंग करंट के कारण इसके साथ इसका जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा उसका इंडक्टेंस निकालना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस थ्रू द सर्कुलर ना सॉरी कौन सा है, रेक्टेंगुलर लूप, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन है इसको, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ किसका बेटा, रेक्टेंगुलर लूप किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। इसके कारण हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। और ये जो करंट है चेंजिंग करंट है, टाइम वेरिंग करंट है ये वाला, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे उसको, हमने क्वेश्चन ऐसे निकाला था बेटा, एक बार ध्यान करें। तो सबसे पहले तो वही फ्लक्स निकालेंगे जो हमने पहले भी निकाल चुके हैं। तो फ्लक्स कैसे निकालते हो, सबसे पहले एक छोटा सा एक एलिमेंट हम मानते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा सा इसका एक एलिमेंट बनाओ, एक एलिमेंट। तो कहीं भी एक एलिमेंट हम बना लें, ये एक स्मॉल एलिमेंट हो गया, स्ट्रिप बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। इस स्ट्रिप की थिकनेस को आप क्या मान लें, dx मान लें, क्लियर। उसके बाद एक मिनट जस्ट, तो मैं आपको क्या बता रहा था, क्वेश्चन ये था बेटा कि एक स्ट्रेट वायर करंट है, उस स्ट्रेट वायर करंट के कारण यहाँ पे क्या है, इसमें करंट नहीं है, एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस रेक्टेंगुलर लूप के थ्रू हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब तक क्या था हमारे पास, या तो सर्कुलर कॉइल थी या सोलेनोइड वगैरह थे, ठीक है। तो ये भी एक तरह से वायर ही है, वायर को हमने शेप बना दिया, कैसा शेप बना दिया, इसको रेक्टेंगुलर शेप बना दिया, और ये स्ट्रेट वायर हमने करंट ले लिया, ठीक है, इन दोनों को। तो अब क्या है कि ये जो करंट है टाइम वेरिंग करंट है, जो चेंजिंग करंट है। तो जो चेंजिंग करंट होगा, तो चेंजिंग करंट से इसके अंदर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो उसके क्या बनेगी, उसके आएगी उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कैसे फाइंड करोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो देखिए बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस कंप्लीट निकालने से पहले हम एक स्मॉल स्ट्रिप मान लेते हैं, स्मॉल पार्ट ले लेते हैं इसका, और स्मॉल पार्ट की थिकनेस को क्या मान लिया, dx। याद आए तो ध्यान देना, मैंने जो फ्लक्स का टॉपिक करवा रहा था उस टाइम पे सेम न्यूमेरिकल सेम क्वेश्चन आपको करवाए थे मैंने, तो ठीक है। तो एक तरह से मान लो कि वो रिपीट हो रहा है, उसमें लास्ट के दो लाइन डिफरेंट आएंगे, बस लास्ट के दो लाइन, बाकी वो का वो है, ठीक है। तो और क्या करें, सेकंड यहां से हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं, दिस इज x। अगर आप इसको dr लिखते हो तो इसको r मान लेना, सेम वेरिएबल को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे,
इस वायर के कारण इस पॉइंट पे x डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको। मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो आप लिख लो उसमें। तो स्ट्रेट वायर करंट है, स्ट्रेट वायर के कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। इस स्ट्रिप को कोई नाम दे दो, ठीक है, ये भी मतलब उसको पी क्यू डाल दो उसको, ये जो स्ट्रिप है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे बेटा, ऑन द स्ट्रिप पी क्यू। वो मैग्नेटिक फील्ड पी वो कितनी होगी बेटा, स्ट्रेट वायर के कारण होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा, यानी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। वायर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो दोनों एंगल 90 होंगे, तो हमेशा फॉर्मूला ये आता है बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज 2i डिवाइड बाय डिस्टेंस परपेंडिकुलर, जो यहाँ पे कितनी है x है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां एंटर करेंगे, यहां से बाहर आएंगे, तो यहां क्या होगी इनवर्ड, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी। तो मैं सीधा इसको वेक्टर फॉर्म में ही कर देता हूं। इनवर्ड का मतलब यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस के। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो नेगेटिव साइड में थी तो माइनस के कैप में लगा दिया, ठीक है। सेकेंड, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, स्मॉल एरिया, इसका एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, दिस इज इक्वल टू डी ए। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ हमारे पास क्या है ए, इसकी ये टोटल, और ये कुछ मानो से ए और बी, तो टोटल एरिया हो जाता है ए इंटू बी। लेकिन मुझे स्ट्रिप का एरिया निकालना है, स्ट्रिप का, तो स्ट्रिप की ये जो हमारे पास विड्थ है वो तो dx है, और ये क्या है हमारे पास b, तो टोटल हमारे पास कितनी बनेगी बेटा, ये इसका एरिया आ जाएगा b इंटू dx, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेंथ होगी b और ये क्या है विड्थ उसकी dx, तो टोटल इस स्ट्रिप का जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा b इंटू dx, ठीक है, ये इसका एरिया बढ़ेगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब किस प्लेन में है ये, x एंड y, xy प्लेन में एरिया है। जब एरिया xy प्लेन में होगा तो भाई इसका जो एरिया बनेगा प्लेन xy में, तो एरिया किस में बनेगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा xy का z, तो z पे लगा देता हूं k है, तो ये हो गया b और ये हो गया d, दोनों को वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो इसे स्ट्रिप के थ्रू फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू द स्ट्रिप, दिस इज इक्वल टू डी फाई, और डी फाई क्या होता है बेटा, दिस इज बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो k और k डॉट के 1 है, लेकिन आगे क्या लगा दिया माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस और दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज 2i डिवाइड बाई x और इनटू b dx, ये आ गया डी फाई। हमें निकालना है नेट फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, नेट फ्लक्स टोटल हमें निकालना है, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा थ्रू रेक्टेंगुलर लूप, तो उस फ्लक्स के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, 2i कांस्टेंट है, b ये साइड भी दी है वो भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है ओनली x, क्योंकि हम x को ये डिस्टेंस से मान सकते थे, हम x को यहां भी मान सकते थे, इतनी मान सकते हैं, x लगातार क्या कर सकती है वेरी, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा ये आ जाएगा बाहर माइनस हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आ गया, 2i हो गया इंटू बी हो गया, इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया 1 बाई एक्स और इंटू डी एक्स। आपको लिमिट भी लेनी बताई, समझाई थी मैंने कि लिमिट कैसे लेते हैं, कहां से कहां है। इस वायर से हमें निकालना, इस वायर के थ्रू, तो इस वायर से क्या करना है कि इस वायर से ये एंड कितना है, ए एंड दूर है, ये एंड कितना है 2a, तो उसकी लिमिट क्या बन जाएगी, यहां से स्टार्ट किया तो a से 2a, हमें
हमेशा फाइनल लिमिट में से इनिशियल लिमिट घटा के देख लिया करो, उसकी साइड अपने आप आ जाएगी। तो अगर इसको a से 2a करेंगे, लिमिट आ जाएगी a से 2a, तो 2a में से a माइनस करोगे तो a तो बचेगा, और एक इसकी विड्थ या थिकनेस है इस रेक्टेंगुलर लूप की। अगर मैंने कहा था कि अगर ये वायर यहाँ होता, इस पॉइंट पे होता, तो इसका इंटीग्रेशन किस लिमिट से कहां तक होता, इस एंड पे डिस्टेंस कितनी है 0, तो 0 से a, ये इंटीग्रेशन हो जाता 0 से a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस ओनली इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से एक बार। अब इसको आप इंटीग्रेट करें। अब यहाँ नॉन मेडिकल वाले मैथ वाले तो इसको आसानी से कर लेंगे, और मेडिकल वाले इसको सीधा से इसका आंसर याद कर लेना। 5 इज इक्वल टू बार क्या है, माइनस, कैंसिल करो, काटो तो इसको काट दें, क्या बचेगा माइनस म्यू नॉट आई बी, और डिवाइड बाय क्या बचेगा 2 पाई। ठीक है, और 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे, वो होता है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको देखना है ये कैसे क्या होता है, तो इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर लिखा हो, अब x का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ x का कितना होता है 1 होता है, तो अगर इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हो ऊपर हो, तो उसका हमेशा इंटीग्रेशन होता है log। और log भी कौन सा है, दो तरह के log होते हैं, नेचुरल log मींस इसको ln लिखते हैं टू द बेस e, और एक होता है कॉमन log, जैसे log 2 होता है 0.3010, तो वो log कौन सा होता है, कॉमन log होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो नेचुरल log होता है हमेशा, तो उसको आप लिखोगे ln ऑफ x, लिमिट कहां से कहां, a से 2a। आप इसको ln लिखे या log टू द बेस e लिखे, या फिर इसको ऐसे लिखे, आपकी मर्जी है, ये और ये एक ही बात होती है, ln का नेचुरल log। ठीक है, तो मे भी कई जगह log e लिखा मिल जाए, हो सकता है ln लिखा मिल जाए। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे हम, तो 5 इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई बी डिवाइड बाई 2 पाई ln x की जगह पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हो जाएगी 2a, x की जगह लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी a, log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है, log m by n, log m by n, तो ये क्या बचेगा बेटा हमारा, माइनस म्यू नॉट आई बी डिवाइड बाई 2 पाई, ये आ जाएगा ln क्या n बाई n, ये बचेगा इसमें। तो इस तरह से क्या बचेगा, 2 ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, क्या बचेगा 2, और ln 2 की वैल्यू कितनी होती है, अब बताएं मेरे को, ln 2 की वैल्यू कितनी होती है, ln का मतलब इसको हटाओगे, मैं लिख देता हूं साइड में एक बार, ln2 क्या, मैं सीधा से इसकी वैल्यू बता देता हूं, लोग कि ln को कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसको। ठीक है, कोई भी टर्म हो सकते हैं यहाँ पे x या एनीथिंग कोई भी, तो उसको हटाते तो हम लिखते हैं 2.303 ऑफ log, और x है तो x, ये होता है बेटा, यहां पर कर देना। ठीक है, कि ln नेचुरल log को कॉमन log में हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। ठीक है, तो अब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, इसको आप लिख दें, नीचे वाला आपने लिख लिया होगा, देखो नीचे इसके बाद, तो ये क्या बनेगा बेटा, 5 इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई बी डिवाइड बाई 2 पाई, इसको आप हटा रहे हो तो ये आ जाएगा 2.303 log ऑफ x की जगह क्या यहाँ पे 2 है, और log 2 कितना होता है 0.3010, तो ये आएगा भाई म्यू नॉट आई बी, आगे से इसको कितना एक्सटेंड करते चले जाए आप, 2.303 एंड मल्टीप्लाई बाई 0.3010,
0.3010 इसके वैल्यू लेंगे, पुट कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर लोगे और उसके बाद में आप इसको लिख दोगे फाइव इज इक्वल टू एम आई, फाइव इक्वल टू तो ये हो गया, उसके बाद लिख दोगे फाइव इक्वल टू एम आई, और भाई आई से आई क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, आपके पास जो बच गया वो एम बच गया, इसको आप सोल्व कर लेना, जो बच गया आपके सामने म्यू नोट बी, इसके मल्टीप्लाई कर लियो 2 पाई, और भाई आ गया 2.303 एंड 0.3010, आप इसको सोल्व कर लेना, ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। स्क्रीनशॉट ले लें इसको और सोल्व कर लेना, लिख लो उसको जल्दी से एक बार। उसके बाद एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर एक और क्वेश्चन है, क्या है बेटा कि शो दैट mutual inductance of two solenoid of two solenoids that is M is equal to or less than म्यूचुअल इंडक्टेंस M होता है, L1 और L2, L क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, तो L1 पहली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, L2 दूसरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, वो ये होगा, ये हमें शो करना है, और ये कब होगा, इफ A2/A1 लेस देन इक्वल टू 1। क्या मतलब है कि दो कॉइल है, दोनों कॉइल का एक का एरिया हो गया A1 और एक का एरिया हो गया A2, ठीक है, एक का एरिया क्या है A1 और एक का एरिया क्या है A2, तो A2 या तो इक्वल है A1 के, यानी कि दैट इज, इसका मतलब ये है आइदर दोनों कॉइल का एरिया इक्वल है, या फिर A2 कम है A1 से, यानी किसी भी केस में A1 जो एरिया है ना वो ज्यादा नहीं है, एक एरिया किसी सेकंड नंबर जो कॉइल है उसका एरिया कम है फर्स्ट से, या फिर दोनों का एरिया इक्वल है। आप देखे ना, मैंने कल ही आपको एक क्वेश्चन कराया था सोलेनोइड का, जिसमें हमने एक एरिया कम माना था, एक की रेडियस ज्यादा थी, एक की रेडियस कम थी, वहां भी हमने R1 की रेडियस ज्यादा मानी, याद रखो, तो पहले वाले कॉइल का एरिया ज्यादा, वहां भी हमने एरिया था सेम ऐसे कैसे, ठीक है। तो कहता है वो कि M तो हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, और L1 और L2 क्या सेल्फ इंडक्टेंस, वो हमेशा या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके प्रोडक्ट और रूट के इक्वल होते हैं, या इक्वल हो जाए, या फिर हमेशा उसके लेस होता है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो 4 क्वेश्चन बनते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है बेटा, ध्यान रखें इनमें। तो देखो क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हमारे पास आप याद रखें डायरेक्ट फॉर्मूले पहले, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है पहले हम ये बताएं कि वी नो L जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज L, वो होता था बेटा म्यू नोट N स्क्वायर A और डिवाइड बाय L, ये मैंने आपको लिखवाया था, और इसको मैंने स्मॉल n में कन्वर्ट करना बताया था आपको, फिर भी बता देता हूं दोबारा से। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको L से मल्टीप्लाई कर दूं और L से डिवाइड कर दूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, आपको ये डायरेक्ट लिखना है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप यहां से लिखना डायरेक्ट है, क्या कि म्यू नोट ये बन गया n स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर और A इंटू L, और ये जो टर्म बनेगी ये वाली टर्म, ये क्या कहलाएगी आप बताएं, बट n बाई L जो होता है वो n होता है, स्मॉल n होता है, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस बनेगा म्यू नोट
n स्क्वायर ए एल। अब मैं कहता हूं यहां से लिखना स्टार्ट करें आपको इस क्वेश्चन को, 1 2 और 3, ये 3 स्टेप आप ना लिखे, आप अगर डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, सीधा इसी को याद रख के इसी से आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करें। अभी लिखे नोटबुक में, एग्जाम की बात कर रहा हूं, आप एग्जाम यहां से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो L हो गया, ये किसी भी एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, उन कॉइल में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, उन कॉइल में आपको डिफरेंस दिख रहा है एरिया और एरिया के साथ टर्न्स। क्योंकि अगर कॉइल किसी एक का क्या होगा, टर्न्स ज्यादा हुए, मतलब एक का एरिया बड़ा हुआ, दोनों की लेंथ सेम दी गई, मेरे पास इतनी वायर की लेंथ है, इतनी वायर में एक में तो हमें क्या करना है, बड़े उसमें टर्न्स बनाना है, मतलब ज्यादा एरिया के टर्न बनाना है, फिर एक छोटे छोटे हमारे पास रेडियस के टर्न बनाना है। तो छोटी रेडियस के टर्न्स तो ज्यादा हो जाएंगे और बड़ी रेडियस के टर्न्स कम होंगे, तो एरिया के चेंज होने से नंबर ऑफ टर्न्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो L1 और L2 में क्या क्या होंगे वो बताओ। L1 क्या बन जाएगा, सो L1 तो हो जाएगा म्यू नोट, n की जगह आ जाएगा n1 स्क्वायर, a की जगह आ जाएगा a1, लेंथ सेम है l हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में बेटा। तो फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस में क्या हो गया बेटा, म्यू नॉट n1 स्क्वायर a1n। सिमिलरली सेकंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L2 म्यू नॉट n1 की जगह n2 स्क्वायर, a1 की जगह a2 और लेंथ दोनों की है सेम, ठीक है। ऊपर देखते जाओ, ऊपर क्या रखा है, प्रोडक्ट, अब भी क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दें। तो रूट ऑफ L1 L2 एक साथ कर दें, रूट भी लगा दें और प्रोडक्ट भी कर दें, क्या बनेगा, कंप्लीट रूट हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करोगे तो म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट स्क्वायर, ये n1 नहीं क्या है, n2 है। तो n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर a1 a2 और l स्क्वायर, ये तो हो गया सबका प्रोडक्ट। और ऊपर क्या लगाना है, कंप्लीट का अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा दो। रूट से बाहर क्या आ जाएगा, यानी कि रूट ऑफ L1 L2, और क्या बन सकता है इसमें, रूट से बाहर आ गया म्यू नॉट, रूट से बाहर आ गया n1, रूट से बाहर आ गया n2, बाहर आ गया l। तो अंदर ओनली क्या बच गया, अंदर बच गया रूट ऑफ a1 a2, बढ़ गया, L1 L2 रूट आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है n। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने पढ़ा था। टू कॉइल्स का यानी टू हमारे पास सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, जब ऐसा केस हमने केस लिया था तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताएं। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला था म्यू नॉट n1 n2 और एरिया हमेशा स्मॉलर कॉइल का a2 और इनटू क्या उसकी लेंथ, इनटू क्या था उसकी लेंथ। तो ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट n1 n2 एंड एरिया ऑफ हमेशा स्मॉलर कॉइल आता था और इनटू लेंथ। आपसे देख लेना म्यूचुअल इंडक्टेंस कल ही करवाया था, उसका डायरेक्ट लास्ट जो उसका आंसर था वो। एंड इक्वेशन नंबर 5। अब आपको क्या करना है, आप इसको और इसको 5 को और 4 को डिवाइड कर दो, तो हम ये कर सकते हैं कि m ऑफ ये डिवाइड कर दिया रूट ऑफ L1 L2, कितना आएगा, यहाँ पे क्या है बेटा, दिस इज म्यू नॉट n1 n2 a2 l और यहाँ पे क्या है बेटा, म्यू नॉट n1 n2 l, म्यू नॉट n1 n2 l और अंडर रूट में है a1 a2। तो ये हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बच गया a2 ऊपर आ गया a2 और नीचे क्या है अंडर रूट a1 a2। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, ठीक है। तो दो हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाले थे, फिर उसका रूट कर दिया, क्वेश्चन देखते जाए बस ओनली, फिर उनका रूट कर दिया, प्रोडक्ट किया और रूट कर दिया, ठीक है।
उसके बाद हमें m निकालना था, हमने m निकाला, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, हमने अब तक डिवाइड किया है। ठीक है, देखो उसको और आगे हम सोल्व क्या करेंगे। हम इसको और क्या कह सकते हैं, इस टर्म को, यानी इसको और क्या कर सकते हैं, इस a2 को रूट के अंदर ले जाऊं और m डिवाइड बाय रूट ऑफ L1 L2 इज इक्वल टू, अगर a2 को रूट के अंदर ले जाओगे तो रूट क्या बन जाएगा, a2 स्क्वायर, और नीचे क्या है, a1 a2, a2 से एक a2 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा m by root of L1 L2 is equal to root of a2 by a1, ये बचा और इक्वेशन नंबर आ गई है 6। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पे, इफ a2 इक्वल टू a1 हुआ, अगर a2 इक्वल टू a1 हुआ, ये इक्वल हो गए, कट गए, 1 आया, तो अपने आप m इक्वल टू नहीं बनेगा रूट ऑफ L1 L2 के, बताएं, m इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ L1 L2, क्लियर। एंड इफ अगर a2 कम हुआ a1 से, तो अगर ये कम है ये ज्यादा है, तो हमेशा इसका जो रेशियो होगा वो लेस देन 1 ही तो होगा, क्योंकि ऊपर की टर्म न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो अपने आप ये जो वैल्यू बढ़ेगी वो क्या बनेगी, लेस देन 1 बनेगी। देन m डिवाइड बाय रूट ऑफ L1 L2 आल्सो लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि ऊपर की टर्म कम है, नीचे की ज्यादा है, तो डिवाइड करो तो लेस देन 1 होगी, और लेस देन 1 आने का मतलब क्या हुआ कि m भी इससे लेस देन होगा, और m is less than, ये तो क्वेश्चन था ऊपर, तो या तो m इक्वल था रूट ऑफ L1 L2 के, इक्वल था, जब इक्वल कब होगा, जब एरिया इक्वल होगा, या फिर m लेस था रूट ऑफ L1 L2 के, तो लेस कब होगा, जब एरिया a2 कम होगा a1 से, तो a2 कम हुआ a1 से, तो ये लेस देन 1 हुआ, इसका मतलब m भी क्या हुआ, रूट ऑफ L1 L2 के लेस होगा। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्टेंस के जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जैसे एक बार। तो ये तो था म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं कपलिंग, जो हमने इंडक्टेंस, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस किया है, जिसमें दो कॉइल्स को एक दूसरे के अंदर हमने क्या क्या इंसर्ट किए हैं, उन इंसर्शन को ही, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हो, इसका फॉर्मूला यही से अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, वही है इसमें। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जस्ट आपने थोड़ी देर पहले निकाला था फॉर्मूला, ये क्या कि m बाई रूट ऑफ L1 L2, ये था ना, ये रेशियो ही कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाता है, या कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और ये आल्सो किसके इक्वल था, ये आपको याद था, दिस इज इक्वल टू क्या था बेटा, रूट ऑफ A2 बाई A1, याद है ना। तो ये रूट ऑफ A2 बाई A1 की इक्वल है, और m बाई रूट ऑफ L1 L2 की इक्वल है, दिस इज इक्वल टू k, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कैसे कैसे कपलिंग है, और किस कपलिंग में k की वैल्यू सबसे ज्यादा है, या k की रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ k जो होती है ना, वो इन बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। मींस हम ये कह सकते हैं उसकी रेंज या तो 0 के इक्वल होगी, या उससे लेस होगी, या 1 के इक्वल होगी, या 1 से लेस होगी, ये उसकी रेंज है, ठीक है। तो कैसे कैसा अरेंजमेंट है, एक तो अरेंजमेंट ये था, हमने क्या था बेटा, एक कॉइल, इसी के अंदर हमने दूसरे कॉइल को इंसर्शन किया था, ऐसे
ये फर्स्ट अरेंजमेंट है। दूसरा अरेंजमेंट ये था कि एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है। ये मान लेता हूं प्राइमरी कॉइल, नीचे वाली जो कॉइल है वो सेकेंडरी कॉइल है। ये है प्राइमरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल, ये है नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट था। और एक कपलिंग होती है इस तरह से, यानी कि किसी भी दो कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालने के लिए कैसे कैसे उन कॉइल का प्लेसमेंट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन रख सकते हैं उसको ऐसा। तो एक होगी ये प्राइमरी कॉइल, एक होगी सेकेंडरी कॉइल। तीन तरह के अरेंजमेंट है, एक ये और एक ऐसा। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको बोलेंगे कि भी कपलिंग कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसमें होगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होगा, क्योंकि जितनी k की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी m की वैल्यू ज्यादा होगी, ऐसे ना। तो यहाँ पे k सबसे ज्यादा होगा इस प्रोसेस में, यानी लार्जर इन फर्स्ट, फिर उससे कम होगा सेकंड में और सबसे कम होगा थर्ड में। इस केस में तो k जीरो ही हो जाएगा कंप्लीट। क्यों, देखो यहाँ पे इसका जो एरिया हो गया वो x में होगा कॉइल में, और इसका एरिया किसमें होगा, y में होगा। तो आपको पूछा जाए तो सबसे कम जो होगा कपलिंग वो होगा इन केस ऑफ, हमारे पास ये सेकंड था, ये थर्ड केस में, ठीक है, ये थर्ड है सेकंड, ये वाला जो प्रोसेस है ये थर्ड है। तो आप लिख लेना k की वैल्यू मिनिमम इन थर्ड, यानी सबसे कम इसमें, यानी आप ये कहेंगे इसके अंदर कि k1 सबसे ज्यादा, फिर k2 और फिर k3। ये 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, यानी एक का मैंने k1 मान लिया, एक का k2 मान लिया, एक का k3 मान लिया, ठीक है। और कपलिंग कांस्टेंट इस पे भी डिपेंड करता है कि भाई देखो यहाँ पे जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसका लीकेज तो नहीं हो रहा है, यहाँ एक दूसरे के अंदर है, तो यहाँ पे फ्लक्स का लीकेज होने के बहुत ही कम चांस है। इन दोनों कॉइल के बीच में कुछ ना कुछ तो गैप है, तो कुछ फ्लक्स क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा एयर के अंदर, मतलब जितना फ्लक्स इसमें चेंज होगा उतना इसमें चेंज नहीं होगा। और इन दोनों में तो परपेंडिकुलर केस है, इसमें तो ना के बराबर, यानी कह सकते हैं जीरो। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है, ये कपलिंग कांस्टेंट कह सकते हो या कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कह सकते हैं। एक छोटा सा इसी के अंदर एक और केस कर लेना, स्पेशल केस, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले पहले बार, उसके बाद एक पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप, क्या, इफ two coils connected in series, coil का connected in series and parallel कल करवाऊंगा, उसका थोड़ा सा यूज है, डायरेक्ट लिख लेना यहाँ पे। if two coils connected in series and whose k जो है ना वो 1 हो, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना हो, 1 हो, then जो इक्विवेलेंट जो उसका इंडक्टेंस होगा, इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस, एक का L1 है और एक का L2 है, इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस क्या बनेगा बेटा, दिस इज L और वो बन जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2 है। कब ये बनेगा, कब, इफ करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में हो, करंट इन कॉइल्स इन सेम डायरेक्शन। ये ए पॉइंट लगा देता उसमें, और बी पॉइंट हो जाएगा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M इफ करंट इन कॉइल्स in opposite direction। दो कॉइल थी, दो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और L2, और M उनका क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना बनेगा, वो बनेगा L1 प्लस L2 प्लस 2M या फिर माइनस 2M। प्लस 2M उनके लिए होगा जब दोनों कॉइल में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट हो, और माइनस 2M होगा जब दोनों कॉइल में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट हो। ये टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस से निकालना है, ठीक है ना।
इतना भी होगा L1 प्लस L2, इतना भी आएगा ओनली, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो तो जिसमें n क्या बन जाए, जीरो बन जाए, n इसका k जीरो हो जाए, तो उसका k जीरो हो गया तो उसमें क्या बन जाएगा, L1 प्लस L2 ओनली, ओनली L1 प्लस L2, क्योंकि k जीरो हो गया तो ओनली उसमें क्या, ये क्या हो जाएगा कंप्लीट, ये जीरो होगा, ओनली हमारे पास क्या बनेगा, एक का इंडक्टेंस L1 और एक का बनेगा L2, जैसे क्योंकि कल कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कंप्लीट हो चुका है, कल आप करेंगे इसके किसके बेटा, इन कॉइल्स के, जैसे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, ऐसे ही कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होंगे, इंडक्टर्स, कॉइल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। थैंक यू।